हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अ, आज अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का मैथ्स। ठीक है, उस पर अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3। इसका चैप्टर नंबर 1 और 2 से कोई रिलेशन नहीं है, ये एकदम अलग चैप्टर है। और चैप्टर नंबर 3 में आज अपन पढ़ेंगे, जो अपना चैप्टर नंबर 3 है वो है मैट्रिसेस। ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म है मैट्रिक्स का। ठीक है, मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स वो भी नहीं है, मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो क्या होता है मैट्रिसेस या क्या होता है मैट्रिक्स, ये अपन जानते हैं। ठीक है, तो क्या होता है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट है इसका डाटा का। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन नंबर्स। ठीक है, नंबर रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, ये क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है? देखो, अपन तुमको ये सॉल्व करना आता होगा 2x + 3y = 4, 5x + 6y = 7। ठीक है, तुमको एलिमिनेशन मेथड से आता होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो मैंने ऐसा नंबर दे 2x 3y 4z = 5, 6x 7y 8z = 9, 10x + 11y + 12z = 13। ठीक है, इसको भी जैसे जैसे तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक है, समझाऊंगा तो सॉल्व कर लोगे, क्लियर है ये? ठीक है, इसको भी जैसे तैसे तुम सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर मैं वेरिएबल बढ़ाते जाऊँ तो कैलकुलेशन पार्ट टफ होता जाएगा। ठीक है, तो इसको इजी करने के लिए कौन आया? मैट्रिक्स आया, क्लियर है ये? मैट्रिक्स को लाने का कारण क्या था? मेन लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर है, मतलब इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी सबकी वेरिएबल्स की पावर क्या है? 1 है। ठीक है, लीनियर यानी पावर 1 होनी चाहिए। तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस अपन ने मैट्रिक्स का वो किया था। ठीक है, मैट्रिक्स को बनाया था, क्लियर है ये? अब मैट्रिक्स होता क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा और नंबर। ठीक है, नाम क्या बता रहा है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसको अपन को रेक्टेंगुलर फॉर्म अरेंज करना है। ठीक है, मैट्रिक्स को अपन डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, ए से, बी से, सी से, ऐसे मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। तो मैट्रिक्स का डिनोशन क्या होता है? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अपन बनाते हैं एक रेक्टेंगल। ठीक है, ऐसा ओ बिग ब्रैकेट में बनाते हैं, ये ब्रैकेट बिग ही रहेगा, क्लियर है ये? ठीक है, बुक्स में स्मॉल ब्रैकेट भी चलता है, लेकिन तुम बिग ही बनाना है। ठीक है, ब्रैकेट ही बनाना है, लाइन खींच के मत रख देना, उसका मतलब दूसरा होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट ही बनाना, और इसके अंदर अपने पास डाटा रहेगा। मान लो 1 2 3 4 7 9 11 13 ये डाटा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, डाटास का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, मानो मैट्रिक्स ए, क्लियर है ये? इसको क्या बोलूँगा? मैट्रिक्स ए, क्लियर है ये? ठीक है, इसमें जो ये वाली चीज़ें रहती है ना, ऐसे ऐसे जो लिखी हुई हैं, ये कहलाती हैं रो। ये क्या कहलाती हैं? रो। ये हो गई रो 1, ये हो गई रो 2, क्लियर है ये? और ये वाली कहलाती है कॉलम्स। ये क्या कहलाती है? कॉलम्स। ये हो गया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। समझ में आई? ठीक है, तो ये होगी रो, ये होगी कॉलम। ठीक है, फिर से ये मैट्रिक्स लिख दे रहा हूँ मैं, सेम मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, तुम चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें कितनी रो है? 2 रो है, और कॉलम कितने हैं? 4 कॉलम है। ठीक है, तो 1 2 3 4 7 9 11 13। ठीक है, कितनी रो है? 2 रो है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2, और कॉलम कितने? 4, तो यहाँ पे लिखूँगा 4। तो ये कहलाता है ऑर्डर। ठीक है, जितने रो है इनटू जितने कॉलम है। ठीक है, जितने रो है इनटू जितने कॉलम है, वो क्या बताएगा तुमको? ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस n। ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस n, जिसमें m रोज होंगी और n कॉलम्स होंगे। समझ में आई? जिसमें m रोज होंगी और n कॉलम होंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये
इन दोनों को इंटू करूँगा तो कितना आया, 8 आया, ठीक है। तो ये बताता है कि इसमें कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट है। ये सब एलिमेंट्स कहलाते हैं, समझ में आएंगे, ये सब क्या कहलाता है, एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 7 9 11 13 क्या है, एलिमेंट्स है, समझ में आएंगे, ठीक है। तो एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं अपन, देखो अब अभी तो सारे एलिमेंट्स अलग अलग है, मान लो किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट सेम हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं बोलूँगा 2, तो आप लोग बोलोगे कौन सा 2, ये 2 कि ये 2, क्लियर है। या मैं बोलूँगा 3, तो तुम बोलोगे ये वाला 3 कि ये वाला 3, ठीक है। तो कौन सा 3, तो इसलिए अपन ने हर एक एलिमेंट को नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, ये वाला एलिमेंट कहलाएगा A11, ठीक है। पहला एलिमेंट है, ठीक है, पहली रो में है और पहले कॉलम में है, पहली रो में है पहले कॉलम में है, तो A11, ठीक है। तो ये हो गया A11, ठीक है। अगला वाला क्या है, पहली रो में है और दूसरे कॉलम में है, पहली रो में है और दूसरे कॉलम में, तो क्या होगा A12, ठीक है। पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, तो A13, पहली रो चौथा कॉलम, तो क्या होगा A14, दूसरी रो पहला कॉलम, तो क्या होगा A21, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो क्या होगा A22, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो A23, दूसरी रो चौथा कॉलम, तो A24, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा 2x4 का मैट्रिक्स हो गया, 2 रो है और 4 कॉलम है। हमेशा 2x4 का नहीं बनेगा, किसी भी कितने बाय कितने का भी बन सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं एक मैट्रिक्स बनाया 3x4 का, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, कितनी रो होंगी, 3 रो होंगी, 1 2 3 रो होंगी और 1 2 3 4 कॉलम होंगे, क्लियर है ये, समझ में, 3 रो होगी और 4 कॉलम होंगे, टोटल 12 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। कैसे होंगे वो 12 एलिमेंट, A11 A12 A13 A14, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ये जो मैट्रिक्स है वो कितने बाय कितने का, 3/4 का मैट्रिक्स है, क्लियर है ये। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/4, इसको पढ़ते कैसे हैं, 3/4, 3/4, एलिमेंट्स कितने हैं, इन दोनों को इंटू कर दो, 12 एलिमेंट्स है अपने पास, क्लियर है ये, कोई दिक्कत में, ठीक है। तो मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स का अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। अब जनरलाइज फॉर्म में मैट्रिक्स को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे अपन, कोई भी एलिमेंट के बारे में बताना हो तो कैसे लिखेंगे अपन, जनरल फॉर्म में एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है A = AIJ और यहाँ पे रहता है M×N, ठीक है, AIJ M×N, इसका ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी मैट्रिक्स का, यानी कि इसका मतलब होता है, देखो जैसे AIJ 2x3, इसका मतलब क्या हो गया, टोटल 6 एलिमेंट है, ठीक है। AIJ मतलब कि A11 A12 A13, ठीक है। अब AIJ को मैं डिफाइन कर देता हूँ, मान लो AIJ है, मान लो I+J, ठीक है। AIJ क्या है, I+J, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा अपना, देखो 2x3 का है तो क्या क्या होगा, A11 2 रो होंगी, A12 और 3 कॉलम होंगे, 3 कॉलम होंगे, ठीक है। 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगी, क्लियर है ये, ठीक है। अब पहला वाला क्या है, A11, तो यहाँ पे I भी कितना है 1 और J भी कितना है 1, ठीक है। तो पहले एलिमेंट क्या हो जाएगा, A11 यानी I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू भी 1, तो A11 कितना हो जाएगा 2, क्लियर है ये, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। फिर A12 बोलूँ तो क्या होगा, I हो जाएगा 1 और J हो जाएगा 2 यानी कि 3, क्लियर है ये। फिर A13 की बात करूँ तो क्या होगा, I हो जाएगा 1 J हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 4। फिर A14 की बात करूँ, नहीं निकालना है, क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि अपने पास कॉलम कितने हैं, 3 ही है, 3 ही है, तो अपन को A13 तक ही जाना है, क्लियर है ये। फिर
अपन निकालते हैं A21 कितना हो जाएगा, I हो जाएगा इस बार 2 और J हो जाएगा तुम्हारा 1, तो कितना हो जाएगा 3। क्लियर है ये। फिर A22 कितना हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4। A23 कितना हो जाएगा 2 + 3 यानी कि 5। ठीक है, तो अगर मैं सबकी वैल्यू यहाँ डालूँ तो A11 कितना है मेरा 2, A12 कितना है मेरा 3, A13 कितना है मेरा 4, A21 कितना है मेरा 3, A22 कितना है मेरा 4, A23 कितना है मेरा 5। ये हो गया मेरा मैट्रिक्स ए। समझ में आएगा? तो ये हो गया मेरा मैट्रिक्स ए। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये जो मेरा क्वेश्चन था, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या है मेरा ये। ठीक है, बोल रहा है ए मैट्रिक्स बनाओ सच दैट वो कितने बाय कितने का होना चाहिए, 2x3 का होना चाहिए, और जहाँ पे AIJ क्या होना चाहिए, मेरा एलिमेंट होना चाहिए, और AIJ को अपन ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है ये? तो अपन सबसे पहले क्या बना लिया, मैट्रिक्स कैसा दिखेगा। ठीक है, मैट्रिक्स कैसा दिखेगा अपना, ऐसा दिखेगा। 2x3 का मैट्रिक्स अपना ऐसा दिखेगा। ठीक है, 2 रो होंगे, 3 कॉलम होंगे, उसके एलिमेंट्स के नाम ये होंगे, और इस तरीके से ये अपन को दिखेगा। क्लियर है ये? ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं समझने के लिए। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट टू क्रॉस टू मैट्रिक्स। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स A = जहाँ पे AIJ है और एलिमेंट AIJ को दिया हुआ है तुमको I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2, I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये बोलता है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्ट करना है अपन को मैट्रिक्स। 2 कितने बाय देगा, 2/2 का। तो अपना ए मैट्रिक्स दिखेगा कैसा, 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। 2 रो कौन कौन सी होगी, A11, A12, A21 और A22। समझ में आया क्या, 2 रो हो गई और 2 कॉलम हो गए। क्लियर है ये? ठीक है, अब एलिमेंट क्या है मेरा A11 क्या होगा इसके हिसाब से 1 + 1 अपॉन 2 यानी कि 1 + 2 यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 / 2 यानी कि 2। फिर A12 कितना हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 3 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 9/2। A13 कितना होगा, A13 हो जाएगा तुम्हारा 2 + 1 / 2 का होल स्क्वायर यानी कि 9/2। ठीक है, फिर A24 कितना हो जाएगा, 22 कितना हो जाएगा, A31 नहीं सॉरी A21 A31 निकालना ही नहीं है। A22 कितना हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 4 का स्क्वायर यानी 16 / 2 यानी 8। तो मेरा मैट्रिक्स कैसा दिखेगा 2 9/2 9/2 8, 2 9/2 9/2 8। ये मेरा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा। समझ में आई है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ओके। फिर कुछ क्वेश्चन पूछता है कि 26 एलिमेंट से कितने डिफरेंट मैट्रिक्स बना सकते हो। तुम्हारे पास एलिमेंट्स कितने हैं 26 है। ठीक है, उससे कितने डिफरेंट मैट्रिक्स बना सकते हो। ठीक है, कितने डिफरेंट मैट्रिक्स बना सकते हो। देखो अपने पास 26 एलिमेंट है, तो मैट्रिक्स का कुछ ऑर्डर होता है, और ऑर्डर में यानी कि m × n का होता है। ये भी नेचुरल नंबर होता है और ये भी नेचुरल नंबर होता है।
नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कभी ये पॉइंट में नहीं आएगा, कभी ये पॉइंट में नहीं आएगा, कभी ये जीरो नहीं होगा, कभी ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। कभी ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा, कभी ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा, कभी ये रूट में नहीं है, कभी रूट में नहीं आएगा, सिर्फ 1 2 3 4 ही हो सकते हैं, ठीक है। तो 26 एलिमेंट्स को तुम कैसे अरेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं तुमको पहले 6 एलिमेंट्स का बताता हूँ कैसे कर सकते हैं अपन, ठीक है। 6 एलिमेंट्स मान लो A B C D E F, ठीक है। इसको कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, देखो एक अपन ऐसे बना सकते हैं A B C D E F, ठीक है। इसमें कितनी रो है, एक रो और कॉलम कितने हैं, 6। क्लियर है ये, समझ में आ गया, ठीक है। फिर रो बढ़ाते जाओ, एक के बाद कितनी रो कर दो, 2 रो कर दो, A B C D E F G H, ठीक है। अपने पास 6 ही थे ना, सॉरी, तो 2 बाय 3 का मैट्रिक्स बन सकता है, ठीक है। समझ में आई। फिर इसको बढ़ा दो, 3 बाय 2 का मैट्रिक्स बन सकता है, A B C D E F। फिर 4 से करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 1.5 तो जो पॉसिबल नहीं है, 5 से भी पॉइंट में आ जाएगा, 6 से ही बनेगा बस, A B C D E F, तो 6 रो होंगी और एक कॉलम होगा। क्लियर है ये, ठीक है। तो अगर आपके पास 6 एलिमेंट हैं तो उससे आप सिर्फ 4 टाइप के मैट्रिक्स बना सकते हो, 4 टाइप के। अभी इसके ऑर्डर की बात नहीं कर रहे अपन, ठीक है। अंदर वाले का कहीं पे भी हो सकता है, बस अपन ऑर्डर पूछें कितने बाय कितने का कितने ऑर्डर बन सकते हैं, ठीक है। कितने मैट्रिक्स मतलब कितने अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं, कितने अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं, ठीक है। तो एक 1/6 का बन सकता है, एक 2x3 का बन सकता है, एक 3x2 का। ये दोनों सेम नहीं है, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है 2 कॉलम है, तो ये दोनों सेम नहीं है। वैसे ये दोनों भी सेम नहीं है, ठीक है। 2x3 ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू 3x2 ऑर्डर, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये मैट्रिक्स ऐसा सेम नहीं होता, ठीक है। एलिमेंट सेम है, ठीक है, लेकिन ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है। समझ में आया क्या। तो कितने डिफरेंट ऑर्डर बन सकते हैं, 1x6, 2x3, 3x2 और 6x1, ठीक है। अब 26 एलिमेंट से कितने डिफरेंट बना सकते हो, ठीक है। 26 एलिमेंट 26 से कितने बन सकते हो, 1x26 का बन सकता है, 2x13 का बन सकता है, 13x2 का बन सकता है और 26x1 का बन सकता है। तो इससे भी 4 डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर अपने पास 8 एलिमेंट हो तो, ठीक है, 8 एलिमेंट है तो कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं अपन, 1x8 का, 2x4 का, 3 से तो आएगा नहीं, 4x2 का, 5 से आएगा नहीं, 6 का आएगा नहीं, 7 से आएगा नहीं, 8x1, ठीक है। तो इससे भी कितने बन सकते हैं अपने पास, 4 मैट्रिक्स ही बन सकते हैं, ठीक है। 5 एलिमेंट से 5x1 का और 1x5 का, बस 2 ही बन सकते हैं। क्लियर है ये, ठीक है। तो ये इतने डिफरेंट मैट्रिक्स अपन बना सकते हैं, समझ में आ गई, ठीक है। तो अब आते हैं अपन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पहला सबसे पहले होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। नाम याद रखोगे ना तो ही तुम्हारा बन जाएगा। हॉरिजॉन्टल मतलब कि सुला हुआ, ठीक है। वर्टिकल यानी खड़ा, हॉरिजॉन्टल यानी सुला। तो मैट्रिक्स अपना कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ठीक है, जिसमें कॉलम ज़्यादा रहेंगी और रो कम रहेगी, ठीक है। जिसमें कॉलम ज़्यादा रहेगी और रो कम रहेगी तो ऐसा मैट्रिक्स दिखेगा, 16 टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स आर ग्रेटर देन
नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो अगर मैं m क्रॉस n की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, n ग्रेटर होगा m से, ठीक है, समझ में आई है। इसके हिसाब से देखें तो 3 रो है और 6 कॉलम है, ठीक है, तो ये 3 क्रॉस 6 का है, समझ में आई है, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स में कॉलम ज़्यादा आते हैं रो कम होते हैं वो क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। इसका एक स्पेशल केस होता है रो मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक रो हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, ठीक है, ऐसा जिसमें सिर्फ एक रो हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन, रो मैट्रिक्स, क्लियर है ये, जिसमें सिर्फ एक ही रो, ठीक है। फिर होते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, थर्ड होता है वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। नाम बता रहा है कि खड़ा मैट्रिक्स होगा, खड़ा मैट्रिक्स कब होगा, जब कॉलम्स कम होंगे रोज ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 5 रो हो गई 2 कॉलम हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा वर्टिकल मैट्रिक्स, समझ में आए, ठीक है, जिसमें कॉलम्स कम हो रोज ज़्यादा हो, ठीक है। तो रोज आर ग्रेटर देन कॉलम्स, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वर्टिकल मैट्रिक्स। थर्ड होता है, सर इसी का स्पेशल केस बोल देते हैं अपन इसको, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम की स्पेलिंग COULM, COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, ठीक है, कॉलम एक होना चाहिए, रो कितनी भी हो, तो ये क्या हो गया तुम्हारा कॉलम मैट्रिक्स, क्लियर है ये, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब जिसमें रोज ज़्यादा है, जिसमें रोज ज़्यादा है वो हो गया तुम्हारा वर्टिकल मैट्रिक्स, जिसमें कॉलम ज़्यादा है हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सर अगर दोनों बराबर हो गए तो, अगर दोनों बराबर हो गए तो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, अगर दोनों बराबर हो गए तो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, अगर रोज और कॉलम बराबर हो गए, ठीक है, जैसे, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। 3x3 का मैट्रिक्स है, 3 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। सबसे छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, 1x1 का, ठीक है। ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, ये रो मैट्रिक्स भी है, ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्लियर है ये, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सबसे छोटा मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स की बात करूँ, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, ये रो मैट्रिक्स भी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ठीक है, समझ में आई है, ठीक है। तो जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर हो जाते हैं उसको वो क्या कहलाता है, कॉलम सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लियर है ये। फिर ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स विथ ऑल एलिमेंट 0 एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, यानी कि A0 0 0 2 0 0 0 C ऐसा कुछ है, ठीक है, मान लो ये मैट्रिक्स बना है, ठीक है। इसमें क्या है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, ये डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट अगर डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उस केस में वो क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, क्लियर है ये, ठीक है। अब अगर डायगोनल एलिमेंट भी सेम हो जाते हैं, ठीक है, अगर डायगोनल एलिमेंट भी सेम हो जाते हैं तो उस केस में वो क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स मतलब देखो स्केलर मैट्रिक्स,
ठीक है, देखो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जीरो है तो डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, कौन सा डायगोनल? यही वाला डायगोनल। ठीक है, यहाँ पे एक और डायगोनल ऐसा वाला बन रहा है, इसकी बात नहीं कर रहे, इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। यही वाला डायगोनल अपना जीरो नहीं होना चाहिए, समझ में आई है? ठीक है, तुम डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा भी बना सकते हो, 0 0 A B C 0 0 0 0। ठीक है, ये भी तो है। ठीक है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है? नहीं, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, क्योंकि समझ में आई। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलता है। प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स अगर जीरो होते हैं तो उस केस में वो क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स है। समझ में आए? डायगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर है? स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होना है? डायगोनल एलिमेंट जीरो तो नहीं होने चाहिए, लेकिन सेम होने चाहिए। सेम होने चाहिए मतलब कि यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे भी ए होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। समझ? डायगोनल में एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्लियर है ये? ठीक है, तो इसको अपन ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, फॉर Aij इक्वल्स टू 0। ठीक है, फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। इसको क्या बोलते हैं अपन? फॉर ऑल Aij इक्वल्स टू 0। सारे Aij 0 होने चाहिए अगर I j के बराबर नहीं है। ठीक है, देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है। ठीक है, जहां जहां आई और जे बराबर नहीं है वो एलिमेंट्स क्या है? सब जीरो है। समझ में आ रही है? ठीक है, फॉर ऑल Aij इक्वल्स टू 0 I नॉट इक्वल्स टू j। समझ में आई है? ठीक है, इसको अपन ज़्यादा बेटर लिखे, फॉर ऑल I नॉट इक्वल्स टू j Aij इक्वल्स टू 0। ये ज़्यादा बेटर है। समझ में आएंगे? ठीक है, तो जहाँ जहाँ I j के बराबर नहीं है वहाँ पे वो क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। क्लियर है ये? ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करोगे? फॉर ऑल I नॉट इक्वल्स टू j Aij इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड I इक्वल्स टू j Aij इक्वल्स टू सेम k। समझ में आएंगे? क्लियर है ये? तो सब कुछ तीनों सेम होना चाहिए। क्लियर है ये? कुछ भी हो सेम हो। ठीक है, कोई दिक्कत में? समझ में आ रहा है? जहाँ जहाँ I j के बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ I और j बराबर नहीं है, यहाँ I और j बराबर नहीं है, यहाँ I और j बराबर नहीं है, यहाँ I j बराबर नहीं है, यहाँ I j बराबर नहीं है, यहाँ I j बराबर नहीं है, तो इन सब जगह पे क्या आएगा? 0 आएगा। और जहाँ जहाँ बराबर है वहाँ पे एक कांस्टेंट चीज़ आएगी k। इन सब जगह पे क्या आएगी? k। वो k कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वेयर k कैन बी एनीथिंग। ठीक है, एनी रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है ये? ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया, स्केलर मैट्रिक्स समझ में आ गया। ठीक है, फिर आते हैं अपन डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया, फिर आते हैं अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इसका प्रॉपर सिंबल है I। इसको अपन I से डिनोट करते हैं। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट 0 हो। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो। ठीक है, और बाकी सारे एलिमेंट 0 हो। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल में कोई से भी एलिमेंट हो चलेंगे, बाकी सब 0 होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल में सेम एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, और स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल में सेम एलिमेंट होने चाहिए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल में 1 ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? फॉर ऑल I नॉट इक्वल्स टू j Aij क्या होना चाहिए? Aij तुम्हारा होना चाहिए 0। और फॉर I इक्वल्स टू j Aij होना चाहिए तुम्हारा 1। क्लियर है ये?
ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी। समझ में आएंगे? कोई दिक्कत में? ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं अपन नल मैट्रिक्स पे। नल मैट्रिक्स या फिर इसका दूसरा नाम है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसको कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको कैपिटल ओ से डिनोट करता है। ठीक है, ये इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। बस सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। क्लियर है ये? कोई दिक्कत में? ठीक है, फिर आता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सिर्फ नाम से याद रखोगे, नाम से बन जाएगा। ठीक है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नाम क्या बोल रहा है? ऊपर पे ट्राइंगल बनना चाहिए, बाकी जगह पे कुछ भी हो, जीरो होना चाहिए। समझ में आएगी? ठीक है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, एक ऊपर ट्राइंगल टाइप का दिख रहा है तुमको, समझ में आ रहा है? तो इसको छोड़ के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, 1 2 7 5 15 3 0 0 0। ठीक है, समझ में आई? ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। जहाँ पे ट्राइंगल ऊपर पे बन रहा है तुम्हारा नंबर्स के साथ, वो क्या हो गया? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इसमें देखो दूसरे वाले से ये बड़ा हुआ है, दूसरे वाले से ये बड़ा है, दूसरे वाले से ये बड़ा है। ठीक है, मतलब हमेशा इन तीनों केसेस में क्या है? आई बड़ा है जे से। ठीक है, तो ये बोल सकता हूं मैं कि फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे ए आई जे क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्लियर है ये? ठीक है, तो क्या कहलाएगा? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। समझ? ये क्या कहलाएगा? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स फॉर आई ग्रेटर देन जे। ये सारे एलिमेंट्स का होने चाहिए जीरो होने चाहिए। क्लियर है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, फिर अगला आता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ ऊपर वाले जीरो होंगे। ठीक है, डायगोनल के ऊपर वाले जीरो होंगे। समझ में आएंगे? ठीक है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ये जीरो होगा। इसमें देखो आई छोटा है जे से, 1 छोटा है 2 से, 1 छोटा है 3 से, 2 छोटा है 3 से। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोलूँगा मैं? फॉर ऑल आई लेस देन जे ए आई जे क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 0 0 0। ठीक है, यहाँ पे जीरो जीरो आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंफर्म जीरो आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आए चाहे नहीं आए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे कंफर्म आना चाहिए। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये इसी के साथ अपना कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसी के साथ अपना क्या कंप्लीट होता है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला क्या था? पहला था अपना हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या थे? अपना रो ऐसा ऐसा था, मतलब ऐसा सुलह हुआ मैट्रिक्स था। सुलह हुआ मैट्रिक्स होने के कारण क्या बोल सकता हूँ मैं? उसमें रो कम होगी और कॉलम ज़्यादा होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर उसी का एक स्पेशल केस था रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होगी? एक ही रो होगी, कॉलम चाहे कितने भी हो। क्लियर है ये? ठीक है, फिर क्या था? वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब खड़ा मैट्रिक्स। उसमें क्या थे? अपने रोज ज़्यादा थे और कॉलम कम थे। क्लियर है ये? ठीक है, जब रोज ज़्यादा थे और कॉलम कम थे तो इसका मतलब क्या हो गया? वो वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। इसका स्पेशल केस क्या था? कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम था, रो चाहे कितनी भी हो। क्लियर है ये? फिर रो ज़्यादा होगी, रो कम होगी। अब रो बराबर, रो कॉलम के बराबर अगर होगी तो क्या हो जाएगा? वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। रो अगर कॉलम के बराबर होगी तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, सारे एलिमेंट जीरो हो सिर्फ डायगोनल को छोड़ के, तो क्या कहलाएगा? डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारे जीरो होंगे तो क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है? अगर डायगोनल एलिमेंट भी सेम हो गए,
ठीक है, डायगोनल एलिमेंट सबके सम एक जैसे ही हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। और वो एलिमेंट सारे के सारे वन है, डायगोनल के एलिमेंट सारे के सारे वन है और बाकी सब जीरो है, डायगोनल के एलिमेंट सारे के सारे वन है और बाकी सब जीरो, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है ये। फिर आता है अपन ने नल मैट्रिक्स पढ़ा था या जीरो मैट्रिक्स पढ़ा था, उसका ऑर्डर कुछ भी हो, सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ये भी समझ में आ गया। फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये, ठीक है। अब आते हैं अपन अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स क्या, अलजेब्रा क्या होता है, ठीक है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ठीक है, ये सब क्या कहलाता है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स में डिवीजन तो नहीं होता, इसकी जगह पे अपन अभी क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं पढ़ेंगे, डिवीजन की जगह पर इन्वर्स पढ़ेंगे। क्लियर है। उससे पहले पढ़ते हैं अपन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, ठीक है, कब होंगे दो मैट्रिक्स इक्वल। देखो दो कंडीशन है, पहला ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, और बी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स मान लो 8 9 0 7, ठीक है, ये दो मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के इक्वल है तो सबसे पहले इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 का है, इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 का है। तो क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, हाँ सेम है, ठीक है। और अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो ए कितना होगा, 8 होगा, बी कितना होगा, 9 होगा, सी कितना होगा, 0 होगा, और डी कितना होगा, 7 होगा। तभी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे, मतलब कि पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के इक्वल होगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले के इक्वल होगा, तीसरा वाला एलिमेंट तीसरे वाले एलिमेंट के इक्वल होगा, और चौथा वाला एलिमेंट चौथे वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। क्लियर है ये। तभी दो एलिमेंट दो मैट्रिक्स सेम होंगे, नहीं तो सेम नहीं होंगे। क्लियर है ये, ठीक है। तो देखो ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। समझ में आई है, ठीक है। अब मैं बोलूं जैसे कि ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और ए बी नहीं क्या 1 2 3 4 5 6 पूछ रहा है कि क्या ए और बी मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है। अगर इक्वल है तो ए बी सी डी ई एफ निकालो, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो है 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर कितना है, 3 रो है 2 कॉलम है, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो है 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर कितना है, 3 रो है 2 कॉलम है। क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2 के इक्वल नहीं होता है। क्लियर है ये, ठीक है, समझ में आई है। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकते। पहली कंडीशन क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। क्लियर है ये, ठीक है। तो तभी जाके दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। समझ में है। एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। जैसे कि एक क्वेश्चन है, बोल रहा है ये मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 2 4 7,
3 2 4 7, ये दोनों मैट्रिक्स बोल रहे हैं आपस में इक्वल है, तो फाइंड करो एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, बोल रहा है फाइंड एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, तो क्या बताया मैं, पहला एलिमेंट किसके इक्वल होगा, पहले वाले के इक्वल होगा, यानी कि एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा एलिमेंट क्या है, ये पूरा है। ठीक है, सबसे पहले ऑर्डर चेक करना था, ऑर्डर क्योंकि इक्वल है, इक्वल दिया मतलब ऑर्डर इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, ऑर्डर तो इक्वल है, देखिए सही है। ठीक है, पहला एलिमेंट पहले वाले के इक्वल हो गया। ठीक है, तो दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले के इक्वल होगा, यानी 3x माइनस वाई किसके इक्वल हो गया, 3x माइनस वाई किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल हो गया। और एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है, तो हमारे पास 3 आ चुके थे, 3 इंटू 3 9 माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 हो गया। तो 9 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 हो जाएगी। क्लियर है ये। ठीक है, ठीक है, अब 2x प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई। 2x प्लस जेड कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो z है। ठीक है, तो 2x कितना है मेरे पास, 3 है, तो 6 प्लस जेड इक्वल्स टू कितना हो गया, 4, तो z कितना आ गया, -2। ठीक है, और 3y माइनस डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 3y माइनस डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3y कितना आ चुका है मेरे पास, 7 आ चुका है, माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना हो गया, 7, तो 21 माइनस डब्ल्यू कितना हो गया, 7 हो गया, तो डब्ल्यू यहाँ से आ जाएगा 14। समझ में आई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू हो गई। ठीक है, क्लियर है ये। ठीक है, इसकी भी शीट डाल दूंगा तुम्हारे उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो एक वैल्यूज निकालने की कोशिश करना इससे। ठीक है, और चलो आगे बढ़ते हैं। अब अलजेब्रा पे आते हैं अपन, जिसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, पहला है तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसके लिए भी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी सेम। ठीक है, सेकेंड, करस्पॉन्डिंग elements are added to get resultant matrix। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, सबसे पहले इसका जो ऑर्डर है, इसका भी वही ऑर्डर होना चाहिए। क्लियर है ये। और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, तो पहला वाला एलिमेंट पहले वाले से ऐड होगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले से, तीसरा वाला एलिमेंट तीसरे वाले से। ठीक है, ऐसे ऐड होगा। समझ में आ रही है। ठीक है, तो ऐसा ऐड होगा और वैसे ही अपन को रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखें। ठीक है, 2 3 5 7 प्लस 7 3 8 9। ठीक है, मान लो इसको ऐड करना है, तो क्या है, 2x2 का मैट्रिक्स है, तो दूसरा वाला भी 2x2 का मैट्रिक्स है, तो पहला वाला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, चेक, सही है। ठीक है, दूसरा, पहला वाला एलिमेंट दूसरा वाले एलिमेंट के साथ, पहले वाला एलिमेंट पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट ऐड होंगे। ठीक है, तो 2 + 7 कितना हो गया, 9, 3 + 3 कितना हो गया, 6, 5 + 8 कितना हो गया, 13। ठीक है, 16। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। समझ में आई है। कोई दिक्कत इसमें, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको। ठीक है, अब एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स हो गया। इसके ऊपर अगर मान लो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे
मान लो ये लो 2 5 3 6 equals to equals to 5 और 6 और 7, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है, फाइंड एक्सटेंड वाई, ठीक है, बोल रहा है एक ही मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स इन दोनों को ऐड करने से आ रहा है फाइंड एक्सटेंड वाई, ठीक है, तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 1 क्रॉस 2, कितनी रो है 2 रो है, 2 क्रॉस 1, इसका भी 2 क्रॉस 1 और रिजल्टेंट का भी कितना होगा 2 क्रॉस 1, ठीक है। तो इससे एक चीज़ और अपन को पता चले कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी क्या, रिजल्टेंट का भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, जो मैट्रिक्स अपन ऐड कर रहे हैं उसी के जितना ही होगा, ठीक है। तो अगर मैं a प्लस बी इक्वल्स टू सी कर रहा हूँ तो a का b का और c का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड करूँगा तो कितना आएगा 2x प्लस 3y 5x प्लस 6y इक्वल्स टू 4 और 7। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब पहले वाले के इक्वल होता है और दूसरा वाला दूसरे वाले के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई और 5x प्लस 6y की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई, ठीक है। इसको सॉल्व करना तुमको आता है वैसे, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन 2 वेरिएबल तरीके से सॉल्व कर लो या वैल्यू निकाल लो। यहाँ से मान लो मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, y कितना आ जाएगा 4 माइनस 2x अपॉन 3, ठीक है। y यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर डाल देता हूँ 5x प्लस 4 माइनस 5x प्लस 6 इंटू 4 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल्स टू 7, 1 ज़ा 2 ज़ा 5x प्लस 8 माइनस 4x इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू -1, x के लिए को यहाँ पर डाल दो तो कितना आ जाएगा y 4 माइनस 2 इंटू -1 अपॉन 3, तो y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 4 प्लस 2 अपॉन 3 यानी कि 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्लियर है ये, तो x की वैल्यू -1 आएगी और y की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर है ये, ठीक है। तो ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स भी कर लोगे तुम, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी तुमको, ठीक है। फिर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी पढ़ लेते हैं। पहला, रिजल्टेंट मैट्रिक्स is of same order as the matrix which are added, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास a प्लस बी का आंसर c आ रहा है, तो ए बी और सी तीनों के मैं ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। सेकेंड, ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, बी प्लस ए होता है, ठीक है। ए प्लस बी क्या होता है, बी प्लस ए होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ए प्लस बी क्या होता है, बी प्लस ए के बराबर होता है। क्लियर है ये। अच्छा, अगर मैं एक से ज़्यादा मैट्रिक्स को ऐड करूँ, ए प्लस बी प्लस सी करूँ, तो पहले ए प्लस बी का जो आंसर है उसको सी में ऐड करूँ, या फिर ए प्लस बी प्लस सी, पहले बी प्लस सी को ऐड करूँ उसका आंसर ए में ऐड करूँ, या फिर ए प्लस सी करूँ फिर बी ऐड करूँ, ठीक है। तीनों में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है, ठीक है। क्लियर है ये, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। फिर अपन आते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे, वो अपन कल पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।